शरीफ जेठानी और बेशर्म देवरानी। अरे मनीषा, आज तो शनाया आने वाली है ना। राजेश ने बताया कि मोहित अपनी नई दुल्हन को लेकर विदेश से आ रहा है, और वो भी अफ्रीका से। हाँ माँ जी, लेकिन सुना है जो विदेशी होते हैं उनके तौर तरीके बहुत अलग होते। ना जाने यहाँ के माहौल में ढल पाएगी या नहीं। हमने तो कभी शहर की चकाचौंध तक नहीं देखी और देवरानी अफ्रीका से आ रही है। इतने में गेट के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। मोहित और उसकी पत्नी शनाया उतरते हैं। शनाया ने छोटे शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ है। उसे देखते ही गोदावरी और मनीषा एक दूसरे की ओर हैरान होकर देखती हैं। ये क्या पहन रखा है इसने? अरे ये तो हमारे गांव के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। शायद ये वहाँ की आदत है, तभी तो ऐसे कपड़े पहने हैं माँ जी, देवरानी जी ने। अब हर कोई मेरी तरह शरीफ थोड़ी होता है। मोहित और शनाया आंगन में आते हैं। गोदावरी आगे बढ़कर उनका स्वागत करती है। आओ आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। लेकिन बहू, तुम ये कपड़े थोड़ा ध्यान रखना। हमारे यहाँ लोग ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। बड़ी बहू तुम्हें सब सिखा देगी और 2-4 जोड़ी कपड़े भी दे देगी जो हमारे परिवार के हिसाब से ठीक होंगे। तुम उन कपड़ों को ही पहन लेना। जी सासू माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ बहुत गर्मी है। मैं इन कपड़ों में ही अच्छा महसूस करती हूँ। अब मुझे आप लोगों जैसे कपड़े पहनने की आदत भी तो नहीं है ना। लेकिन बहू, तुम्हें थोड़ा सा गांव के हिसाब किताब से चलना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। जाओ बड़ी बहू, अपनी कुछ साड़ियाँ अपनी देवरानी को दे दो और इसको साड़ी पहनना भी सिखा देना। सास के कहने पर जेठानी देवरानी को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी कुछ साड़ियाँ निकाल कर उसको देती है। जानती हूँ, कभी जिंदगी में साड़ी देखी भी नहीं होगी, तो पहनने की बात तो बहुत दूर रही। चलो मैं तुम्हें पहना देती हूँ। मनीषा इतना बोलकर शनाया को साड़ी पहनाना सिखाती है। साड़ी पहनने के बाद शनाया को काफी गर्मी लगती है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगते हैं। ओह गॉड, कितनी गर्मी लग रही है। इस गर्मी में कैसे रह सकती हूँ मैं। ये दिन तो जैसे तैसे शनाया निकाल लेती है, जिसके बाद अगले दिन शनाया की पहली रसोई का दिन है। वो सुबह सुबह किचन में आकर साड़ी पहने काम करने लगती है। गोदावरी और मनीषा उसे देखकर खुश होती हैं। देखो माँ जी, शनाया ने हमारी बात मान ली, साड़ी पहनकर काम कर रही है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी शनाया। मैंने तो अपनी देवरानी को मेरे जैसा ही शरीफ बना दिया। हाँ, शायद धीरे धीरे ये हमारे तरीके सीख ही जाएगी और फिर हमारी तरह यहाँ रहने लगेगी। देखना, बहुत जल्दी घुलना मिलना हो जाएगा इसका हमारे साथ। शनाया किचन में खाना बना रही है, लेकिन गर्मी के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा है। ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कुछ हल्का पहनना पड़ेगा। हमारे अफ्रीका में इतनी बर्फ है और यहाँ एक एसी भी नहीं है। इसी जगह मैं कैसे मैनेज करूंगी। शनाया जल्दी से अपने कमरे में जाती है और शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर फिर से किचन में आ जाती है। तभी गोदावरी, मनीषा, रतनलाल और राजेश उसे छोटे कपड़ों में देखकर चौंक जाते हैं। उसके छोटे कपड़ों से वो दोनों शर्म से अपनी आंखों को नीचे की ओर झुका लेते हैं। अरे ये क्या तमाशा है बहू, हमारे यहाँ बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बेहूदे कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। बहन, हमारे गांव के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। ये तो बेशर्मी कहलाई जाएगी। ऐसे कपड़े तुम्हें माहौल को देखकर पहनने चाहिए। पिताजी माफ कीजिए, लेकिन सच में यहाँ की गर्मी मेरे लिए सहने योग्य नहीं है। मैं ठंडे इलाकों से आई हूँ। क्या आप लोग घर में एसी नहीं लगवा सकते? अगर एक एसी लग जाए तो मुझे ये परेशानियां नहीं होंगी और मैं आराम से घर में साड़ी पहनकर घूम सकती हूँ। हमारे यहाँ एसी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की ठंडी हवाएं ही हमारी लिए काफी हैं और वैसे भी सर्दियां आ ही रही हैं, तो हम एसी लगवाकर क्या करेंगे बहू? तुम्हें ही कुछ समय के लिए अपने कपड़ों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमारे घर के नियमों के अनुसार। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। शनाया उसी वक्त फिर से जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और जेठानी रसोई संभालती है। कुछ दिन बाद शनाया के दोस्त विदेश से उसे मिलने आते हैं। वो खुश होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी की तैयारी करती है और फिर से छोटे कपड़े पहनकर तैयार होने लगती है। चलो आज हम खूब मस्ती करेंगे। आज बहुत दिनों बाद मुझे तुम लोगों के साथ समय बिताने को मिला है। शनाया और उसके दोस्त शॉर्ट कपड़े पहनकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी गांव के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी उसे देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। देखो ये नई बहू कितनी बेशर्म है। गांव की मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं। इन लोगों के साथ ये कैसे कपड़े पहनकर निकली है। हे भगवान, आजकल के बच्चों में तो शर्म नाम की चीज बची ही नहीं। हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर तो बस बेशर्म बेहया लड़कियां ही घूमती हैं। हमारे गांव के घरों में बहू बेटियां हैं, अगर वो ये सब देखेंगी तो बिगड़ जाएंगी।
वैसे बड़ी बहू तो बड़ी शरीफ है इनके घर में, फिर ये छोटी बहू इतनी बेशर्म कैसे आ गई? सुनने में आया है कि छोटी बहू अफ्रीका से आई है। गांव में शनाया की चर्चा होने लगती है। लोग उसे बेशरम बहू कहने लगते हैं। ये सुनकर शनाया को बहुत बुरा लगता है। लगता है मुझे जैसा मेरी सास और जेठानी कहती हैं वैसा ही करना चाहिए, वरना एक मेरी वजह से पूरे गांव में मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो जाएगी। शनाया अब समझ चुकी है कि गांव वालों को खुश करने के लिए उसे अपने कपड़ों में बदलाव करना पड़ेगा। वो अब साड़ी पहनना शुरू कर देती है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त करने के कारण उसके शरीर पर घमौरी और लाल धब्बे बनने लगते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। एक दिन मोहित उसकी इस एलर्जी को देख लेता है। शनाया, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया है? ये लाल लाल धब्बे कैसे हो रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर? और तुम्हें तो बहुत घमौरी भी हो रही है। मुझे नहीं पता मोहित, शायद यहाँ की गर्मी की वजह से हो रहा है। तुम तो जानते हो ना, मैं बचपन से अफ्रीका में पैदा हुई और बड़ी भी। मुझे वहीं के वातावरण की आदत है। इतना गर्म माहौल मेरे लिए ठीक नहीं। तुम सही बोल रही हो। रुको, पहले मैं ये माँ को दिखा देता हूँ। मोहित अपनी माँ गोदाम्बरी को बुलाता है और उसे दिखाता है। अरे बेटा, ये तो गंभीर बात है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। कहीं ये परेशानी और लोगों को ना हो जाए, शायद इसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। परिवार शनाया को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर शनाया का अच्छे से चेकअप करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और सारी रिपोर्ट्स चेक होने के बाद वो शनाया के ससुराल वालों से कहते हैं, देखिए, शनाया जिस ठंडे इलाके से आई है उसके शरीर को गर्म वातावरण की आदत नहीं है। यहाँ की गर्मी उनके लिए हानिकारक है। इनके शरीर ने शुरू से ही ठंडा वातावरण महसूस किया है और अब अचानक से गर्म वातावरण के रहने के कारण इनको ऐसी परेशानी हुई है। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है कि आप लोग घर में एसी लगवाएं। इससे उनकी हालत सुधर सकती है, नहीं तो ये परेशानी बढ़ सकती है। अगर हमारी बहू के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो हमें ये करना ही होगा। और वैसे भी माना हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, लेकिन इतना अफोर्ड तो कर ही सकते हैं। मुझे पहले ही ये करना चाहिए था, मैंने अपनी बहू की बात ही नहीं मानी थी। डॉक्टर की इस बात से सभी सहमति करते हैं और अगले दिन घर में एसी लगवाया जाता है। शनाया अब खुश है और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो जब मर्जी रसोई में चली जाती है और साड़ी पहनकर भी वो खाना बना लेती है। उसे इंडियन कपड़ों में अब गर्मी नहीं लगती। देखो माँ जी, अब घर का माहौल भी ठंडा हो गया और देवरानी जी भी खुश हो गई। हाँ मनीषा, कभी कभी हमें बदलाव को अपनाना ही पड़ता है। हर कोई अपने तरीके से जीता है और अब तो मैं रसोई में भी एक एसी लगवाने की सोच रही हूँ। जब भी हमारे अफ्रीका की बहू वहाँ पर खाना बनाए तो उसे गर्मी नहीं लगेगी और ना ही कपड़े उतारने की जरूरत पड़ेगी। शनाया परिवार के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। वो अपने आधुनिक विचारों और जीवन शैली के बावजूद गांव की संस्कृति को भी सम्मान देती है। देखो, अब तुमने सबका दिल जीत लिया है। हाँ, मैंने समझ लिया कि कभी कभी हमें अपनी खुशियों के साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये भी समझ गई हूँ कि मेरे ससुराल वालों की इज्जत के लिए मुझे उनके अनुसार ही चलना चाहिए। उस दिन के बाद से धीरे धीरे शनाया गांव के तौर तरीके को अच्छे से सीख जाती है। कभी कभी वो जब बाहर बाजार में अपनी सास के साथ खरीदारी करने जाती है तो लोग उसे देखकर दोबारा से चर्चा करते हैं। अरे बेशर्म बहू तो शरीफ बहू बन गई। जैसे बड़ी बहू शरीफ है वैसे अब छोटी बहू भी शरीफ हो गई। चलो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमें ही कुछ न कुछ करना पड़ता। अब हमारे गांव का संतुलन फिर से पहले की तरह हो गया है। गांव की औरतें अब शनाया से बातें भी करती हैं और उसके साथ हंसी मजाक भी करती हैं। गांव वालों का प्यार और ससुराल वालों का प्यार देखकर शनाया बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और एक दिन पूरे परिवार एक साथ बैठा हुआ बातें करता है। अब तो हमारे घर में हर मौसम का इंतजाम है। हाँ, अब हमारी बहू भी खुश है और हमारा परिवार भी और रसोई भी। और देखो, अब गांव वाले भी हमारी बहू की तारीफ करते हैं। उसके हाथों का बना खाना खाने घर पर भी आते हैं। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे अपनाया और समझाया और मेरी परवाह भी की। नहीं बेटा, तुमने भी हमारी बातें समझी। परिवार तो समझदारी से ही चलता है। गुड़िया, अब हम सब तेरे बिना कैसे रहेंगे? हमारी जान से प्यारी बहन हमें पराया करके जा रही है। भैया, आप ऐसे बोलोगे तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरी बहन, हम तो बस ये चाहते हैं कि तू जहाँ रहे खुश रहे, कोई दुख तुझे छू तक नहीं पाए। तेरा घर हमेशा ही खुशियों से भरा रहे, लेकिन तेरे जाने के बाद पता नहीं हम सब कैसे रहेंगे। भैया, मुझे नहीं जाना, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। ऐसा क्या नहीं हो सकता कि मैं आप सबके साथ ही रह पाऊं? मुझे क्यों अपने से दूर भेज रहे हो? बहन, ये तो दुनिया का उसूल है, लड़की को विदा होकर जाना ही पड़ता है।
अगर ऐसा होता कि मैं तुझे वापस यहीं रख सकता तो मैं तुझे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देता। काश तू हमारे साथ हमेशा रह सकती। भैया, आज तक मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं दूसरे घर में नहीं रह पाऊंगी भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। और स्नेहा, कहाँ है तू? तुझे पता है ना, जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। अरे लाड़ो रानी, अपनी शक्ल तो दिखा दे, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को ही वापस आऊंगा। कहाँ है स्नेहा? भैया, अब तक स्नेहा को बुखार नहीं उतरा। मैंने उसकी पट्टियां की हैं, रात भर दवाई भी दी है, लेकिन पता नहीं उसका बुखार क्यों नहीं उतरा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है हमारी छोटी सी बहन को। ठीक तो हो जाएगी ना भैया? मैं सुबह सुबह मंदिर गया था, उसके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। अभी उसकी नजर भी उतार दूंगा। देखना भगवान जल्दी से हमारी गुड़िया रानी को ठीक कर देंगे। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी बहन को, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत करो, हल्का सा बुखार ही तो है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, आप लोग काम पर चले जाओ। आप लोगों को कितना काम है, वहाँ पर आप लोग नहीं जाओगे तो आप लोगों को सुनना भी तो पड़ेगा। तू तो चुप कर, खुद को बुखार करवा लिया है और ऊपर से बोल रही है मैं ठीक हो जाऊंगी। तुझमें हमारी जान बसती है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम तुझे वैसे भी कुछ नहीं होने देंगे। और आज कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं यहीं पर हूँ, तेरे साथ रहूंगा जब तक तेरा बुखार नहीं उतर जाएगा। भैया, घर में बस एक करेला था तो मैं करेले को उबाल कर थोड़ा सूप की तरह बना दिया है। सूप पिएगी ना स्नेहा तो इसको शक्ति मिलेगी। भैया, आप सब लोग मेरी कितनी चिंता करते हो, मुझे आप लोग भाई के रूप में मिले, सच में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई भी नहीं होगी। भले ही मेरी माँ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे माँ बाप किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। अरे हमारे होते हुए तुझे किसी की भी कमी महसूस हो तो हमारे होने का भी क्या फायदा है? हमें तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन तुझे न मिला, ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए हम साथ भाई की लाडली है तू, और जब तक तू ठीक नहीं होगी तब तक कोई यहाँ से नहीं हटेगा। वैसे भी आप लोगों को मैं कितना ही समझा लूं, आप लोग मानोगे कहाँ? ठीक है, लेकिन अगर आज हम सारे भाई बहन एक साथ यहाँ पर हैं तो आप लोग मेरा ध्यान पूरा रखना। लेकिन हम कुछ गेम खेलें? कितने दिन हो गए ना, हम सब ने एक साथ कुछ गेम भी नहीं खेला। हम बचपन में खेलते थे ना, वो पासी वाली गेम, वही खेलते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल, हमारी गुड़िया रानी को गेम खेलने का मन है तो आज हम सब मिलकर साथ में गेम खेलेंगे, वो भी वही जो हमारी गुड़िया रानी खेलना चाहती है। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? स्नेहा के साथ भाई उस पर जान छिड़कते थे, हर कोई उससे जान से ज्यादा प्यार करता था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद 7 भाइयों की जान स्नेहा में ही बसती थी। लेकिन अब स्नेहा बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के साथ साथ अब 7 भाइयों के ऊपर स्नेहा की शादी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए वो स्नेहा के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। एक शाम स्नेहा को देखने के लिए उर्मिला नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। जी, ये हमारी बहन बहुत ज्यादा प्यारी है, हमने इसे बहुत ही नाजों से पाला है। हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन हमने अपनी बहन को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। आपको हमारी बहन पसंद आई? हाँ, लड़की तो ठीक ही है, लेकिन आप मुद्दे की बात तो करिए कि दहेज में आप क्या क्या भेजे पाएंगे, क्योंकि मेरे लड़के की तो सरकारी नौकरी है। मेरे लड़के के लिए एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियां, ऊपर से रईस लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। अब आप लोगों ने बोल रखा था पहले, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो आप बताइए, आप क्या देंगे अपनी बहन को शादी में? हमारी इतनी तो हैसियत है नहीं कि मैं अपनी बहन को बहुत ज्यादा कुछ दे पाऊं, लेकिन हमसे जितना हो पाएगा हम उतना तो करेंगे ही। पर अगर आप सामने से बोल रही हैं तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो 25 लाख रुपए कैश चाहिए, साथ ही शादी में दिया जाने वाला सामान, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, बेड, सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा अपनी बहन को सोने का सेट दीजिएगा। बहन की सास यानी कि मैं और मेरे पतिदेव के लिए भी सोने की चैन बनवानी पड़ेगी। अपने जीजा को तो दोगे ही सोने की चैन और अंगूठी। तो बस अब देखिए, हमें चाहिए तो बहुत कुछ और हमें मिल भी रहा है, लेकिन हम आपसे अगर हमारे रिश्ता जुड़ेगा तो हम इतने में भी सब्र रख लेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, इतना तो हमारी हैसियत भी नहीं है और हम कहाँ से करेंगे। हाँ, हमारे लिए हमारी बहन बहुत जरूरी है, लेकिन जितना आपने बताया उतना तो हम 5 साल में भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे शायद। अरे जब अपनी इकलौती बहन के लिए इतना न कर पाओगे तो किस काम के भाई हो तुम? भाई हमने तो साफ साफ बता दिया कि हमें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें ही नहीं करवानी अपनी बहन की शादी, तो हम क्या करें? मेरे बेटे के लिए तो एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी, तुम अपनी बहन को घर पर बिठा कर रखना। उर्मिला मुंह बनाकर वहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। ये देखकर 7 भाइयों को बहुत दुख होता है। अपने भाइयों के चेहरे पर दुख देखकर स्नेहा